आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास ने यूएनएससी में अमेरिका गजा प्लान के पास होने पर जारी की वार्निंग। कहा, गजा में किसी भी विदेशी फोर्स का दखल नहीं करेंगे बर्दाश्त। उमरा से लौट रहे खानदान की 3 पीढ़ियां हुई खत्म। एक ही खानदान के 9 बच्चों समेत 18 हुए शहीद। अखलाक के कातिलों को बचाने का हुकूमत का खतरनाक तर्क। मुतासिर फरीक बोला, नहीं होने देंगे मुलजिमों की रिहाई। संभल जामा मस्जिद में परिक्रमा के लिए अड़ी हरिहर सेना। संभल के अकलियती बिरादरी में फैला खौफ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर यूपी के वजीर का मुतनाज़ा बयान। एएमयू को बताया दहशत गर्दों का अड्डा। दिल्ली धमाके के बाद कश्मीरी तलबा की बड़ी मुसीबतें। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट यूनियन ने किया फिक्र का इजहार। दिल्ली धमाके से पहले उमर का सामने आया वीडियो। सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता दिखा उमर। दिल्ली के 3 कोर्ट और 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। जैश के मेल से हड़कंप, जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। दिल्ली ब्लास्ट के दहशतगर्दों को शाह की खुली चेतावनी। कहा, मुजरिमों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। बिहार में इलेक्शन को लेकर आरजेडी ने किया बड़ा खुलासा। ईवीएम में हुई चोरी। पटना के मौर्य होटल में हुआ सारा खेल। दुनिया के लिए भारत उभरता हुआ मॉडल। पीएम मोदी की स्पीच के मुरीद हुए शशि थरूर। शेख हसीना को 30 दिन में सरेंडर करने का हुक्म। बांग्लादेश की भारत से शेख हसीना को सौंपने की मांग। ईरान ने दिया हिंदुस्तान को झटका। वीजा फ्री सफर को किया बंद। गजा को लेकर अमेरिका के पेश किए गए प्लान को यूएनएससी के जरिए पास करने पर हमास ने सख्त चेतावनी जारी की है। हमास ने वाज़ेह तौर पर चेताया कि रिजोल्यूशन भले ही पास हो गया हो, लेकिन ग्रुप इसे कभी कबूल नहीं करेगा और फिलिस्तीनी आवाम के हकों पर कोई समझौता नहीं होगा। हमास ने 2 टूक कहा है कि ये शैतानी प्लान गजा पर इंटरनेशनल दखल थोपने की जबरदस्ती की कोशिश है और इसमें अमेरिका और इजराइल की साफ मिलीभगत है। हमास ने 2 टूक ऐलान किया है कि फिलिस्तीनी हक, ऑटोनॉमी और रेजिस्टेंस के हथियार किसी भी यूएनएससी फैसले से बड़े हैं और अगर कोई भी विदेशी फोर्स गजा के अंदर दखल देने की कोशिश करती है तो वो न्यूट्रल नहीं बल्कि कब्जे वाली इजरायली ताकतों की तरफदारी मानी जाएगी। हमास ने ये बेबाक और खुली चेतावनी जारी कर एक बार फिर दिखा दिया कि फिलिस्तीनी सरजमीन का फैसला वॉशिंगटन या तेल अवीव में नहीं बल्कि गजा के लोगों के मजबूत इरादों में होगा। गजा में जंग रुकने के बाद से हालात और भी ज्यादा पेचीदा हो गए हैं। सीजफायर होने के बाद अब सबसे बड़ी परेशानी गजा में एक एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने की है, लेकिन उसकी फिक्र फिलिस्तीनियों को नहीं है, क्योंकि अब हमास धीरे धीरे पूरे गजा की देखरेख और हुकूमत पर फिर से मजबूत पकड़ बना रहा है, जिस पर फिलिस्तीनियों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसराइल और अमेरिका को हमास के गजा के हुकूमत करने से बेइंतहा परेशानी है। इसीलिए अमेरिका इसराइल पूरी कोशिश में लगे हैं कि गजा में एक इंटरनेशनल फोर्स को तैनात किया जा सके। इसी को लेकर कल यूएनएससी में वोटिंग हुई थी, जिसमें यूएनएससी ने रूस के जरिए पेश किए हुए गजा प्लान को फेल करके अमेरिका के प्लान को पास कर दिया। इस पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए हमास ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अल-मयादीन की खबर के मुताबिक गजा पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के ताज़ा रिजोल्यूशन के पास होने के बाद फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने एक सख्त और वाज़ेह बयान जारी किया, जिसमें साफ कहा गया कि ये फैसला फिलिस्तीनियों के असल हक और बुनियादी मांगों को बिल्कुल भी नहीं छूता। खासतौर पर गजा की पिसती हुई आबादी के लिए एक रिजोल्यूशन किसी राहत की नहीं बल्कि एक नई पाबंदी की सूरत लेकर आया है। यूएनएससी के रिजोल्यूशन के तहत गजा में एक टेम्परेरी विदेशी फोर्स भेजने की बात की गई है, जिसका दावा है कि वो सिक्योरिटी संभालेगी, कंस्ट्रक्शन का काम देखेगी और इलाके में अमनो अमान कायम रखेगी। इस फोर्स को 2 साल के लिए तैनात किया जाएगा और हालात का हवाला देकर इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक तारीखी कामयाबी करार दिया, लेकिन हमास के नजदीक ये प्लान अमन नहीं बल्कि अमेरिका इजराइल के इशारों पर चलने वाली एक नई खतरनाक साजिश है। हमास का कहना है कि यूएनएससी का ये फैसला फिलिस्तीनियों की सियासी, इंसानी और कौमी जरूरतों को पूरा नहीं करता, बल्कि ये वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए इजराइल अपने वो मकसद हासिल करना चाहता है जिन्हें वो 2 साल की तबाही, बमबारी और जंगी मुहिम के बावजूद पूरा नहीं कर सका। हमास ने आगे कहा कि ये फैसला गजा को बाकी फिलिस्तीन से अलग करने की कोशिश है। हमास ने ये भी दोहराया कि किसी भी सूरत में फिलिस्तीनी ग्रुपों को निहत्था करने की कोशिश मंजूर नहीं। इसके साथ ही हमास ने ये बात भी मानने से इनकार कर दिया कि किसी भी विदेशी फोर्स को गजा के अंदरूनी मामलों, खास तौर पर हथियार सरेंडर जैसे एजेंडों में दखल की इजाजत हो। और आखिर में हमास ने साफ ऐलान किया कि वो न यूएनएससी से डरने वाला है, न इजराइल से और न ही अमेरिका के दबाव में कभी घुटने टेकने वाला है। सऊदी अरब के मदीना में एक बस के तेल टैंकर से टकरा जाने के बाद कम से कम 42 भारतीय उम्रा जायरीन की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मरने वालों में से ज्यादातर तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद के जायरीन थे जो उम्रा करने गए थे। इस हादसे में एक ऐसा भी खानदान है जिसकी 3 पीढ़ियों के 18 अफराद की मौत हो गई। मुतासरीन के अहले खाना ने वाक़ये की पूरी तहकीकात की मांग की। उन्होंने उस ट्रैवल एजेंसी की भी तहकीकात की मांग की जिसके जरिए से ये लोग सऊदी अरब गए थे। नजीरुद्दीन का एक और बेटा इस वक्त अमेरिका में है। बता दें कि हज के वक्त के अलावा
मक्का मदीना की साल भर होने वाले मजहबी सफर को उम्रा कहा जाता है। सऊदी अरब में बस हादसे के बाद हैदराबाद रिहायशी मुफ्ती आसिफ ने बताया कि उनके खानदान के 7 लोग उम्रा के लिए सऊदी गए थे। इनमें से कोई नहीं बचा। सभी बॉडी बुरी तरह से जल गई हैं, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पा रही। आसिफ ने हुकूमत से उन्हें सऊदी जाने में मदद करने की मांग की। वहीं हैदराबाद के ही मोहम्मद सलमान ने बताया कि उनके खानदान के 6 लोग बस में थे। मोहम्मद सलमान ने बताया कि जब उन्होंने अपने खानदान के लोगों से आखिरी बार बात की थी, तब वो मदीना से 2 घंटे की दूरी पर थे। उसके बाद सभी तरह का राब्ता खत्म हो गया। तेलंगाना के अक़लियती बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी कहा कि हादसे में जनाजे बुरी तरह जल गए हैं। इन लोगों ने 4 अलग अलग ट्रैवल एजेंटों की सेवाएं ली थीं। अखलाक अहमद मॉब लिंचिंग केस को 10 साल बाद वापस लिए जाने की हुकूमत की पहल पर कानूनी और समाजी सतह पर सख्त मुखालफत हो रही है। अखलाक के वकील का कहना है कि ये कत्ल और अदालती अमल को मुतासिर करने की कोशिश है, जिसका हतमी फैसला अदालत ही करेगी। उत्तर प्रदेश के दादरी जिले के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 को अखलाक अहमद नाम के शख्स की गौहत्या के शक में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस दौरान अक्सरियत बिरादरी के मुल्जिमों ने उनके बेटे की भी बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हो गया। वाकये के 10 साल बाद कत्ल में शामिल मुल्जिमों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस लेने की इजाजत मांगी गई है। इसकी बड़े पैमाने पर पुरजोर मुखालफत हो रही है। दरअसल गौतम बुद्ध नगर जिले के हाई कोर्ट साल 2015 के मशहूर जारचा थाना इलाके के बिसाहड़ा कांड मामले में हुकूमत की ओर से मुकदमा वापस लेने की अर्जी लगाई गई है। इसमें समाजी हम आहंगी की बहाली का हवाला देते हुए मुकदमा वापस लेने की इजाजत मांगी है। इस फैसले को लेकर अखलाक अहमद के वकील यूसुफ सैफी ने कहा कि इस तरह के केस में हुकूमत कभी भी केस वापस नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ पर एक शख्स का कत्ल हुआ है और वो भी मॉब लिंचिंग हुई है। इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस मामले में गवाह है, सबूत है और मामले की गवाही कोर्ट में चल रही है। उन्होंने कहा कि अखलाक का कत्ल किया गया है और उनके बेटे दानिश को मरने की हालत में छोड़ दिया गया था। संभल की शाही जामा मस्जिद के हवाले से हिंदूवादी तंजीमों की परिक्रमा के ऐलान ने फिजा में तनाव बढ़ने का अंदेशा पैदा कर दिया है। इंतजामिया ने अभी तक इजाजत देने या ना देने के बारे में कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। हिंदूवादी तंजीमों के इस बयान से अक़लियतों में खौफ फैल गया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद को लेकर एक बार फिर तनाज़ा शुरू हो गया है। हिंदूवादी तंजीमों ने तारीखी शाही जामा मस्जिद के आसपास पूजा अर्चना और परिक्रमा करने का ऐलान किया है। अब सबकी निगाहें पुलिस और इंतजामिया पर टिकी हुई है कि वो मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। लोगों में ये खौफ भी पैदा हो गया है कि कहीं फतेहपुर के अबू नगर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे की तरह यहाँ भी हिंदूवादी तंजीमें तोड़फोड़ न करें और पुलिस तमाशाई बनकर न देखती रहे। असल में हरिहर सेना नाम की तंजीम के बानी और केला देवी मंदिर के महंत श्री राजगिरी ने 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद की कथित विवादित जगह के आसपास परिक्रमा करने का ऐलान किया है। ऋषि राजगिरी ने कहा कि उनकी तंजीम एक दिन की हरिहर मंदिर पदयात्रा मुनक्किद करेगी, जिसमें इस मुतनाज़ा इलाके की 2.5 किलोमीटर परिक्रमा शामिल होगी। उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दहशतगर्दों का अड्डा करार देते हुए यहाँ के तलबा, स्टाफ और प्रोफेसर्स की मुकम्मल जांच कराने का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में तमाम अक़लियती इदारे, मस्जिदें और मदरसों पर ताले लगा दिए जाने चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट और मुबैना तौर पर उसके मुल्जिमों के तार अल-फलाह और कानपुर की एक यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद मुल्क भर के मुस्लिम अक़लियती इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह ने एक बार फिर मस्जिद, मदरसे और AMU के खिलाफ सख्त और मुतनाज़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी हलकों में जबरदस्त हलचल मच गई है। अक्सर अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में रहने वाले रघुराज सिंह ने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए। यहाँ से कश्मीर के बुरहान वानी जैसे दहशतगर्द निकले हैं। AMU अब दहशतगर्दों का अड्डा बन चुका है। यहाँ के स्टूडेंट्स, स्टाफ और प्रोफेसर्स की भी जांच होनी चाहिए। यहाँ सब दहशतगर्दों के हिमायती हैं। अमित शाह को तुरंत जांच करवानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, इस मुल्क में कोई भी अक़लियती इदारा नहीं होना चाहिए। सबको वही पढ़ाई करनी चाहिए जो बाकी लोग करते हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट यूनियन ने इल्जाम लगाया है कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद मुल्क के कई उत्तरी सूबों में कश्मीरी तलबा को प्रोफाइलिंग, बेदखली और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।
पीर को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्टूडेंट यूनियन के कौमी कन्वीनर नासिर ख्वामी ने कहा कि दिल्ली धमाके के बाद कश्मीरियों के खिलाफ इज्तिमाई शुबहा बढ़ गया है। ये शिकायतें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की यूनिवर्सिटियों और रिहायशी इलाकों से लगातार मिल रही हैं। उन्होंने कहा, हमले के बाद एक खास बिरादरी को निशाना बनाया जा रहा है। तलबा को कैंपसों और मोहल्लों में परेशान किया जा रहा है। कुछ मकान मालिकों ने कश्मीरी किराएदारों को फौरन घर खाली करने के लिए मजबूर किया है। कई लोग डर की वजह से घर लौट आए हैं। स्टूडेंट यूनियन ने तनबीह की कि ये बढ़ती प्रोफाइलिंग छात्रों की तालीमी जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। ख्वामी ने कहा कि जुल्मी पूछताछ और वेरिफिकेशन ड्राइव्स की खबरों ने तलबा को बेचैन कर दिया है। बहुत से लोग बदनामी के डर से अचानक कैंपस छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कश्मीरियों को एक छुपे हुए खतरे के तौर पर पेश कर रहा है, जिससे नफरत बढ़ रही है। इस तरह का इज्तिमाई शुबहा नाइंसाफी भी है और खतरनाक भी। दिल्ली कार धमाके से पहले दहशतगर्द उमर ने एक वीडियो बनाया था, जो अब सामने आया है। इस वीडियो में उमर सीधे तौर पर सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता दिखाई दे रहा है। जराये के मुताबिक ये वीडियो उमर ने धमाके से पहले खुद रिकॉर्ड किया था। जांच टीम का मानना है कि ये वीडियो उमर की सोच, मंसूबों और बुनियाद परस्त नजरिए को दिखाता है। इससे ये भी इशारा मिलता है कि लंबे वक्त से इस तरह के हमले की तैयारी कर रहा था। वीडियो में उमर कह रहा है, सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग ये समझ ही नहीं पाते कि लिब्रोसिस बमबारी या खुदकुश बमबारी जैसी सोच हकीकत में क्या होती है। ये किसी भी तरह से जमहूरी नहीं है, ना ही किसी इज्जतदार समाज में कबूल की जा सकती है। इसके खिलाफ कई दलीलें मौजूद हैं। उमर आगे कहता है, खुदकश हमलों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब कोई शख्स ये मान लेता है कि वो किसी तय वक्त और जगह पर यकीनी तौर से मरने जा रहा है, तो वो एक खतरनाक जहनियत में दाखिल हो जाता है। वो खुद को एक ऐसी पोजीशन में रखता है जहां वो मान लेता है कि मौत ही उसकी मंजिल है। उसने आगे कहा, लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी जमहूरी और इंसानी निजाम में ऐसी सोच को कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जिंदगी, समाज और कानून तीनों के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। जांच में पूछताछ के दौरान उमर की मां ने खुलासा किया कि उन्हें काफी वक्त से शक था कि उनका बेटा बुनियाद परस्त सोच की तरफ झुक गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए अल-फलाह ट्रस्ट से जुड़े 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ओखला में ट्रस्ट के मेन दफ्तर से लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के घरों तक हर जगह ईडी की टीमें सुबह सुबह पहुंच गई। जांच में सामने आया है कि अल-फलाह ग्रुप से जुड़ी 9 कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर हैं और शुरुआती तहकीकात में इनके शेल कंपनी होने के कई इशारे मिले हैं। दिए गए पते पर ना तो कोई दफ्तर मिला और ना ही बिजली पानी के इस्तेमाल का कोई रिकॉर्ड। कई कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल दिखा, जबकि ईपीएफओ और ईएसआईसी में भी कोई फाइलिंग दर्ज नहीं मिली। कागजों में इन्हें बड़ी कंपनियां दिखाया गया था, लेकिन ग्राउंड पर कोई सरगर्मी मौजूद नहीं थी। कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और साइनेटरी होने की बात भी सामने आई है। बैंक स्टेटमेंट में सैलरी ट्रांसफर बेहद कम मिला और एचआर से जुड़े दस्तावेज भी मौजूद नहीं थे। दिल्ली के 3 कोच और 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जैश के एक मेल में ये धमकी दी गई थी। फिलहाल पुलिस और एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हैं। लाल किले के पास पिछले दिनों हुए कार ब्लास्ट में एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं। इसी बीच दिल्ली के 2 स्कूलों और 3 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से आए एक मेल में बम की धमकी की खबर मिली है। उधर जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से मुलजिम जसीर बिलाल उर्फ दानिश की पेशी से पहले पटियाला हाउस कोर्ट में बम स्क्वाड दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। कोर्ट अहाते और स्कूल से कुछ भी मशकूक नहीं मिला है। यही वजह है कि शुरुआती जांच में मेल के जरिए धमकी का मामला फर्जी निकला है। दिल्ली की अदालतों को बम से उड़ाने का ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब लाल किला ब्लास्ट के एक मुलजिम की पटियाला हाउस में पेशी होनी थी। एनआईए की टीम मुलजिम जसीर बिलाल उर्फ दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट लेकर आने वाली थी। इसी के मद्देनजर कोर्ट अहाते के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई। पटियाला हाउस कोर्ट को बम की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने नॉर्दर्न ट्रिब्यूनल काउंसिल की 32वीं बैठक में तकरीर करते हुए दिल्ली ब्लास्ट के दहशतगर्दों को सख्त और खुली वार्निंग दी है। अमित शाह ने कहा कि इस धमाके के तमाम मुजरिमों को पाताल से भी ढूंढकर बाहर निकाला जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में होने वाला ये धमाका एक संगीन दहशतगर्दी वारदात है
और इसके तमाम जिम्मेदार अफराद को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हुकूमत पूरी तरह इस बात पर कायम है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। अमित शाह ने कहा कि इस वारदात में मुलव्विस हर शख्स को गिरफ्तार करके ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आइंदा कोई भी शख्स इस किस्म की हरकत करने की जुर्रत ना कर सके। 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब होने वाले धमाके में 15 अफराद की मौत हो चुकी है और हुकूमत हिंद ने इसे बदतरीन दहशतगर्दी हमला करार दिया है। अमित शाह का कहना था कि मुजरिमों पर की जाने वाली कार्रवाई दुनिया भर में ये पैगाम देगी कि भारत में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि NIA ने इस केस में एक और अहम साजिशी किरदार जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और धमाका करने वाली कार के इंतजामात में शामिल बताया जाता है। बिहार इलेक्शन रिजल्ट के बाद आरजेडी लीडरों ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जाम लगाया है। कहा कि बिहार में ईवीएम में चोरी की गई है। पटना के मौर्य होटल में सारा खेल किया गया है। इसमें कई वजीर शामिल हैं जिनके खिलाफ सबूत जुटाया जा रहा है। इसके बाद आरजेडी लड़ाई लड़ेगी। दरअसल बिहार इंतखाब में महागठबंधन की जबरदस्त हार हुई। सिर्फ 35 सीटों पर जीत मिली, जिसमें राजद को 25 सीट मिली, जबकि पिछले साल राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। रिजल्ट के बाद पीर शाम पटना में राजद विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें हार की वजह का जायजा लिया गया। राजद लीडरों ने बताया कि इसमें सामने आया कि ईवीएम में चोरी हुई है। राजद के एमएलए भाई वीरेंद्र ने कहा कि ईवीएम के जरिए से वोट की चोरी की गई। सभी लोग जान रहे हैं कि पटना के मौर्य होटल में बैठकर किस लीडर ने ईवीएम में वोट को मैनेज किया, इसीलिए राजद की हार हुई है। अपने असेंबली हलके मनेर में जीत के मार्जिन पर सवाल उठाते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि वहां भी साजिश की गई। मैं 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतने वाला था, लेकिन सिर्फ 20,000 वोटों से इंतखाब जीते हैं। मेरे असेंबली हलके में भी वोट को मैनेज किया गया। इसका सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये आम इंतखाब नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर के लहजे में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस की जा रही है। कांग्रेस के अराकीन में शामिल होने के बावजूद शशि थरूर अक्सर अवामी मंचों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हुकूमत के कई फैसलों की खुलकर सताइश करते नजर आते हैं। उनकी ये रविश कांग्रेस के हलकों में बेचैनी का बाइस भी बन रही है। शशि थरूर ने एक बार फिर पीएम मोदी की ताजा तकरीर को सराहते हुए सियासी गर्मी में इजाफा कर दिया है। वाकया यूं है कि पीएम मोदी ने मंगल के रोज छठे रामनाथ गोयनका लेक्चर से खिताब करते हुए 2035 तक भारत को मैकाले की जहनियत से बाहर निकालने का ऐलान किया। इसी प्रोग्राम में शशि थरूर भी शुमार थे और उन्होंने मोदी के बयानात पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तबसरा करते हुए लिखा, वजीर आजम मोदी मुल्क को गुलामी की जहनियती जंजीरों से आजाद कराने की कोशिश में मशगूल हैं। उन्होंने इस हकीकत पर रोशनी डाली कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई माशी कुव्वत नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक उभरता हुआ नमूना बन चुका है। दिल्ली के वजीर आशीष सूद ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजधानी के लोगों के लिए बेहद राहत भरी खबर है। उन्होंने बताया कि जिस दिन से नई सरकार बनी है, तभी से दिल्ली के कई पुराने और लंबे समय से पेंडिंग मुद्दों को सुलझाने का अमल तेज कर दिया गया है। वजीर सूद ने कहा कि दिल्ली नगर निगम की बुक्ड प्रॉपर्टीज में अब सरकारी मीटर लगाने की परमिशन दे दी गई है। उनके मुताबिक पिछली सरकार की नीयत साफ नहीं थी, जिसके बाइस आवाम के कई अहम काम अटके रहे। हमारी सरकार जिस दिन से बनी है, इस 8-10 महीने के छोटे वक्फे में हमने दिल्ली के बहुत सारे लीगेसी इश्यूज को ख़त्म करने का काम किया है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली पुलिस से रेस्टोरेंट्स, होटल्स और अन्य लाइसेंसेस किस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लोगों को परेशानी का कारण बनते थे, उसका निस्तारण इस सरकार ने प्रयासपूर्वक किया है। दिल्ली की 1.25 लाख से ज़्यादा बुक्ड प्रॉपर्टीज, तो जैसे हमने दिल्ली पुलिस के लाइसेंसेस से मुक्ति दिलाई, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो हमने पोर्टल बनाकर फायर का पोर्टल बनाकर लोगों को ट्रांसपेरेंसी से मौका दिया, उसी तरीके से एक लीगेसी इशू को हमने निपटारा किया है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने साबिक पीएम शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले को लेकर बांग्लादेश में हालात कशीदा है, जिसको देखते हुए बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने शहरियों से तहम्मुल बरतने की अपील की है। इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल बांग्लादेश ने 78 साला हसीना
और उनके साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमा खान कमाल को पिछले साल के तलबा बगावत के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम के लिए उनकी गैर हाजिरी में मौत की सजा सुनाई। शेख हसीना ने खुद इस फैसले को गलत बताया है। इसकी उम्मीद ना के बराबर ही है कि वो बांग्लादेश में जाकर सरेंडर करने का रिस्क लेंगी। बांग्लादेश के महकमा खारजा ने एक बयान में कहा, हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो इन दोनों कसूरवारों को फौरन बांग्लादेशी अफसरान को सौंप दे। वजारत ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच मौजूदा दो तरफा हवालगी समझौता दोनों कसूरवारों की मुंतकली को पाबंद बनाता है। ईरान ने भारतीयों के वीजा फ्री सफर को बंद करने का ऐलान किया है। अपने इस फैसले को लेकर ईरान की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि ईरान में आम पासपोर्ट रखने वाले भारतीय शहरियों के लिए एक तरफा टूरिस्ट वीजा के कानून को 22 नवंबर 2025 तक मुअत्तल कर दिया गया है। ईरान सरकार की तरफ से इस फैसले को लेकर एक बयान भी जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि ईरान में आम पासपोर्ट रखने वाले भारतीय शहरियों के लिए एक तरफा सयाहती वीजा मनसूखी के कानून को 22 नवंबर 2025 तक मुअत्तल कर दिया गया है। ईरान ने भारतीयों के वीजा फ्री सफर को बंद करने का ऐलान किया है। अपने इस फैसले को लेकर ईरान की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान में आम पासपोर्ट रखने वाले भारतीय शहरियों के लिए एक तरफा सयाहती वीजा के कानून को 22 नवंबर 2025 तक मुअत्तल कर दिया गया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।